चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित करने की घोषणा की। तो यह कदम विकसित भारत के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। इससे ऊर्जा की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी। परमाणु ऊर्जा मिशन की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। उसका लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना। वर्तमान क्षमता लगभग 8 गीगावाट है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर फोकस। तो स्वदेशी एसएमआरएस विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। साथ ही 2033 तक 5 एसएमआरएस को चालू करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, तो इसके लिए निम्नलिखित प्रमुख कानूनों में संशोधन किए जाएंगे। जैसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, यह परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग के लिए प्रावधान करता है। साथ ही बुनियादी विनियम के फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है। परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010, तो यह अधिनियम परमाणु दुर्घटना के लिए संचालक को उत्तरदायी ठहराकर पीड़ितों के लिए शीघ्र मुआवजा सुनिश्चित करता है। फिर है इसमें भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहले तो क्षमता विस्तार। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 10 रिएक्टर्स का निर्माण व उन्हें चालू करने का कार्य जारी है। इनकी कुल क्षमता लगभग 8 गीगावाट है। स्वदेशी उपलब्धियां, तो राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट 7 ने 2024 में क्रिटिकलिटी के स्तर को हासिल कर लिया है। यह भारत के सबसे बड़े स्वदेशी रिएक्टर्स में से एक है। भारत स्मॉल रिएक्टर्स, तो सरकार बीएसआरएस विकसित करके और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की संभावनाओं की तलाश करते हुए अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार कर रही है। भारत स्मॉल रिएक्टर्स, ये 220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। सुरक्षा और प्रदर्शन के नजरिए से प्रमाणित रिएक्टर्स हैं। ठीक है, जानते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के संबंध में। तो ये उन्नत परमाणु रिएक्टर्स होते हैं। इनके प्रति यूनिट 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक की विद्युत उत्पादन क्षमता होती है। यह क्षमता परंपरागत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स के लगभग 1/3 के बराबर है। इनकी मुख्य विशेषताएं जानते हैं। तो मॉड्यूलर निर्माण, एसएमआरएस को फैक्ट्री में बनाया जाता है और बाद में साइट पर स्थापित किया जाता है। अतः इसमें ऑन साइट कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। इंक्रीमेंटल डिप्लॉयमेंट, तो इन्हें एकल या बहु मॉड्यूल के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ती मांग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। लाभ देखते हैं इनके। तो इसमें कम प्रारंभिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। यह परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा सहित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकृत करने की संभावना प्रदान करता है आदि। ठीक है, ये बात की हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है केंद्रीय बजट 2025 में सीमा शुल्क संरचना को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव किया गया। तो सीमा शुल्क दरों में प्रस्तावित महत्वपूर्ण बदलाव। सीमा शुल्क दरों की कुल संख्या को शून्य कर दर सहित 15 से घटाकर 8 कर दिया गया है। एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए उन 82 वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार यानी सोशल वेलफेयर सरचार्ज से छूट दी गई है, जिन पर पहले से ही कोई अन्य उपकर लागू है। कुछ वस्तुओं को छोड़कर उपयुक्त उपकर आरोपित किए जाएंगे ताकि प्रभावी शुल्कारोपण बना रहे। महत्व जानते हैं। टैरिफ ट्रेड वॉर के मद्देनजर भारत द्वारा सीमा शुल्क व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना घरेलू उद्योगों का संरक्षण करते हुए महत्वपूर्ण आयातों को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर व्यापक टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर को सक्रिय कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप चीन ने जवाबी कार्यवाही की थी। अमेरिका द्वारा आरोप लगाया जाता रहा है कि भारत बहुत उच्च सीमा शुल्क संबंधी उच्च टैरिफ वाला देश है। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अतः सीमा शुल्क संरचना के तहत शुल्क के युक्तिकरण से भारत को यह छवि बदलने में भी मदद मिलेगी। ट्रेड वॉर क्या है, तो जानते हैं। ट्रेड वॉर तब होता है जब देश आयात निर्यात पर प्रशुल्क या अन्य व्यापारिक बाधाएं लगाते हैं। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती है, लागत बढ़ सकती है और आर्थिक समृद्धि धीमी हो सकती है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रेड वॉर के प्रभाव से कैसे बचा रहा है, तो घरेलू विनिर्माण को मजबूत करके। इसके लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, मेक इन इंडिया आदि पहले शुरू की गई। व्यापार साझेदारों में विविधता लाकर, तो इस संबंध में संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते किए गए हैं। अन्य, तो इसमें चीन पर निर्भरता को कम करना यानी चीन प्लस वन रणनीति, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे उपाय शामिल है। ट्रेड वॉर के साधन, तो टैरिफ, आयातित वस्तुओं पर कर लगाया जाता है ताकि उनकी कीमतें बढ़ जाएं। गैर टैरिफ बाधाएं, तो ऐसी नीतियां या नियम जो आयात पर कर लगाए बिना व्यापार को कठिन बना देते हैं। आयात कोटा, तो किसी वस्तु विशेष के आयात की मात्रा पर सीमा लगा दी जाती है। और मुद्रा हेरफेर,
तो किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर कमी की जाती है ताकि उसके निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाए। ठीक है, ये बात की हमने ट्रेड वॉर के साधनों की। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम के तहत एआई साक्षरता और प्रतिबंधित प्रणालियों पर नियम लागू हो गए। तो नवीन एआई साक्षरता दायित्वों के तहत एआई टूल उपलब्ध कराने वालों और परिनियोजनकर्ताओं को अपने कर्मचारियों एवं एआई सिस्टम के साथ काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए एआई साक्षरता का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित करना होगा। यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम जानते हैं। तो यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम एआई के लिए दुनिया का पहला व्यापक कानूनी ढांचा है। यह अधिनियम 2024 में आंशिक रूप से लागू हो गया है तथा 2026 तक पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अप्रोच, यह अधिनियम विनियमन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है तथा जोखिम के स्तर के अनुसार एआई पर अलग अलग नियम लागू करता है। निषेध, अधिनियम में नैतिकता, सुरक्षा और पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए एआई के निषिद्ध कार्यों की सूची दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं, बायोमेट्रिक वर्गीकरण, तो भौतिक विशेषताओं से व्यक्तिगत गुणों को निर्धारित करने के लिए एआई का उपयोग करना। भावनात्मक पहचान, ऐसी प्रणालियां जो अंतरक्रिया के दौरान ग्राहकों की भावनाओं का पता लगाती हैं। चेहरे का डेटाबेस, तो चेहरे की पहचान करने वाले डेटाबेस के लिए छवियों को स्क्रैप करना प्रतिबंधित है। पूर्वानुमान आधारित पुलिसिंग, तो यह व्यक्तिगत डेटा के आधार पर आपराधिक व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। अवचेतन संबंधी हेरफेर, तो बिना जागरूकता या जानकारी वाले व्यवहार पर एआई का प्रभाव निषिद्ध है। सामाजिक स्कोरिंग, तो प्रजातीयता या जन्म स्थान के आधार पर रोजगार संबंधी निर्णय लेना अनैतिक घोषित किया गया है। वास्तविक समय में पहचान, तो कानून प्रवर्तन द्वारा सार्वजनिक पहचान के लिए एआई के उपयोग पर प्रतिबंध। और सुभेद्य लोगों का शोषण, तो जोखिम वाले समूह को एआई के शोषण से बचाना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं एआई अधिनियम के प्रभाव। तो वैश्विक प्रभाव की बात करें तो मानव केंद्रित फोकस, यह अधिनियम मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, भेदभाव को रोकता है तथा नैतिक क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देता है। साथ ही अपनाने में वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद एवं जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देता है। एआई विनियमन के लिए वैश्विक बेंचमार्क, तो अन्य देश भी इसी तरह के ढांचे को अपना सकते हैं तथा अपने एआई संबंधी विनियमों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप बना सकते हैं। अनुपालन लागत में वृद्धि, तो गैर यूरोपीय संघ कंपनियों को अधिनियम के अनुपालन के लिए अपने एआई सिस्टम को अनुकूलित करने हेतु अतिरिक्त खर्चा करना पड़ सकता है। भारत पर प्रभाव, तो जोखिम आधारित विनियमन, भारत की एआई नीति जोखिम आधारित दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सकती है। इसमें एआई अनुप्रयोगों को उनके संभावित सामाजिक प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर है वैश्विक मानकों के साथ संरेखन, तो भारत के एआई विनियमनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने से वैश्विक सहयोग बढ़ सकता है। साथ ही भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सकती है। ये बात की हमने एआई अधिनियम के प्रभाव की, जो वैश्विक प्रभाव है और भारत पर प्रभाव, दोनों के संबंध में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई के रूप में प्रभावी हो गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के विषय में जानते हैं। तो आईबीसीए का मुख्यालय भारत में स्थित है। यह बहुराष्ट्रीय और बहु एजेंसी गठबंधन है। इस गठबंधन में 95 ऐसे देश शामिल हैं जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियों के पर्यावास हैं। साथ ही इसमें वैसे देश भी शामिल हैं जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियों के पर्यावास नहीं है लेकिन वे इनके संरक्षण में रुचि रखते हैं। उत्पत्ति जानते हैं। आईबीसीए को भारत के प्रधानमंत्री ने 2023 में लॉन्च किया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। उद्देश्य जानते हैं। तो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना। तो कौन सी 7 बड़ी प्रजातियां हैं बिल्लियों की? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य लक्ष्य इनके। बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण से जुड़े अलग अलग हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करना, सफल संरक्षण पद्धतियों और विशेषज्ञता को एकीकृत करना, जिससे वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण का एक साझा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। फ्रेमवर्क समझौते की डिपॉजिटरी, तो भारतीय विदेश मंत्रालय। वर्तमान सदस्य देश हैं निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया ने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर आईबीसीए के औपचारिक सदस्य बनने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ठीक है, अब देखते हैं 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों की संरक्षण स्थिति। तो ये बड़ी बिल्ली प्रजातियां दी गई हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट श्रेणी है इनकी। ये साइट्स दर्जा और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो बाघ, जिसको पैंथेरा टाइग्रिस भी कहते हैं, आईयूसीएन में एंडेंजर्ड, साइट्स में परिशिष्ट 1 में है और अनुसूची 1 में है। ठीक है,
शेर वल्नरेबल परिशिष्ट वन अनुसूची वन। तेंदुआ यानी पैंथेरा पार्ट्स वल्नरेबल परिशिष्ट वन अनुसूची वन। हिम तेंदुआ वल्नरेबल परिशिष्ट वन अनुसूची वन में है। चीता भी वल्नरेबल है, परिशिष्ट वन में और अनुसूची वन में है। जगुआर नियर थ्रेटेंड है, परिशिष्ट वन, भारत में नहीं पाई जाती है। ठीक है। प्यूमा तो लीस्ट कंसर्न साइट्स में परिशिष्ट वन में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुति के दौरान राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की। तो इस मिशन का उद्देश्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को मौजूदा 17% से बढ़ाकर 25% करना है। लक्ष्य वर्ष 2025 रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अन्य पहलों की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के विषय में जानते हैं। तो मिशन का उद्देश्य है मेक इन इंडिया पहल के तहत लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों का समर्थन करना। मेक इन इंडिया इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है। अधिदेश तो इस मिशन में मुख्य रूप से 5 फोकस क्षेत्र शामिल होंगे, जो हैं व्यापार करने में सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए कौशल उन्नयन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, फिर प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। उद्देश्य जानते हैं। तो केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत समर्थन, निष्पादन रोडमैप तथा गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रदान करना। स्वच्छ तकनीकी आधारित विनिर्माण तो यह मिशन सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में स्वच्छ तकनीक आधारित विनिर्माण का समर्थन करेगा। उद्देश्य है घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार करना तथा सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर व नियंत्रण, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन टरबाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करना। महत्व जानते हैं। स्वच्छ तकनीक क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होगा। ठीक है। देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अन्य पहलों की घोषणा की गई है। तो सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा, फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्रकों के लिए फोकस उत्पाद योजना। तो इस योजना में 22 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिससे 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय तो मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा। और फिर लास्ट में खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है। ये बात की हमने केंद्रीय बजट 2025-26 में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अन्य पहलों की घोषणा जो की गई है उनके संबंध में। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवंटन बढ़ाया गया। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवंटन 80% बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वर्ष 2024 में शुरू की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल है। यह पहल भारत के ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन ला रही है। इसके विषय में जानते हैं। तो कार्यान्वयन मंत्रालय है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और इससे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाएगा। उद्देश्य घरों पर रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित करना, 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। योजना के घटक तो मॉडल सोलर विलेज, प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज स्थापित किया जाएगा। नवोन्मेषी परियोजनाएं तो नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी नई पहलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सब्सिडी तो इस योजना के तहत परिवारों को रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी परिवार की औसत मासिक बिजली खपत और उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता के आधार पर दी जाती है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं औसत मासिक बिजली खपत यूनिट में तो 0 से 150, 150 से 300 और 300 से अधिक। ये उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता किलोवाट में तो 1 से 2, 2 से 3 किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक। सब्सिडी सहायता रुपए में तो 30,000 से 60,000 तक, 60,000 से 78,000 तक और ये 78,000। ठीक। आगे देखते हैं इसमें जमानत मुक्त ऋण यानी कोलेटरल फ्री परिवारों को 3 किलोवाट तक की रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 7% की निम्न ब्याज दर पर जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के मुख्य लाभ तो सरकारी बजट इस योजना से हर साल 75,000 करोड़ रुपए की बिजली लागत बचाने में मदद मिलेगी। अन्य लाभ घरों के बिजली खर्च में कमी आएगी, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा आदि। ठीक है। अब जानते हैं अन्य सुर्खियां, जिसमें पहली न्यूज है मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान।
तो मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन हेडेड सिस्टोला पक्षी प्रजाति मिली है। ये IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध है। इसके विषय में जानते हैं अवस्थिति। तो ये इडुक्की केरल में अनूठे शोला वन और हाथी गलियारों की वजह से 2003 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वन प्रकार है सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शोला घास के मैदान। शोला घास के मैदान तो ये पश्चिमी घाट में अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है। इनमें झाड़ियां और छोटे पेड़ों वाले जंगल यानी शोला तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। जैव विविधता शेर, पूंछ मकैक, गोर, जंगली सुअर, सांबर हिरन, लंगूर आदि। शेर पूंछ मकैक यहाँ की स्थानिक यानी एंडेमिक और खतरे का सामना कर रही प्रजाति है। मुख्य जल स्रोत है उचिलकुथी पूजा, मथिकेतन पूजा, नजमदर आदि। ये पनियार की सहायक नदियां हैं। सांस्कृतिक महत्व तो इस राष्ट्रीय उद्यान के अदुविलन थानकुड़ी में मुथुवन आदिवासी बस्तियां मिलती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टनेज यानी टन भार कर प्रणाली। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में टनेज कर प्रणाली का विस्तार किया गया। इसके विषय में जानते हैं। यह योजना पहले समुद्री जहाजों के लिए उपलब्ध थी। अब अंतर्देशीय जलयान अभियान 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए भी उपलब्ध है। इस कदम का उद्देश्य जल परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य उद्देश्य जानते हैं। तो सुरक्षित और वहनीय अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना, जलयान के पंजीकरण, निर्माण और संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं एवं कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करना। कार्यान्वयन मंत्रालय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है। शुरुआत टनेज कर प्रणाली भारतीय वित्त अधिनियम 2004 के तहत 2004 में पेश की गई थी। महत्व जानते हैं। अधिक माल ढुलाई को बढ़ावा देना, शिपिंग कंपनियों को अंतर्देशीय जलमार्ग जहाजों में निवेश करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, फिर अगली न्यूज है हमारी गर्भिणी दृष्टि। तो केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में गर्भिणी दृष्टि लॉन्च किया। यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य का समग्र परिदृश्य प्रदान करने वाला डेटा आधारित डैशबोर्ड है। इस मामले में यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डेटा आधारित डैशबोर्ड है। महत्व जानते हैं। इसमें 12,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु और प्रसव के बाद माताओं से एकत्र किए गए क्लिनिकल डेटा, इमेज एवं बायोस्पेसिमेन भंडारित है। यह प्लेटफॉर्म गर्भिणी कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया है। गर्भिणी जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित एक प्रमुख कार्यक्रम है। उद्देश्य है इसके गर्भधारण के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है माउंट टर्नकी। तो हाल ही में न्यूजीलैंड में माउंट टर्नकी को न्यूजीलैंड में लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी गई। माउंट टर्नकी एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटोवोल्केनो अधिक ऊंचा, खड़ा और शंक्वाकार ज्वालामुखी है। इसमें चिपचिपे मैग्मा और अवरुद्ध गैसों के बाहर निकलने से विध्वंसक उद्गार होता है। इसके विषय में जानते हैं। तो माउंट टर्नकी को ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक ने माउंट एगमोंट नाम दिया था। हालांकि अब इसे माओरी देशज लोगों को सम्मान देने के लिए टर्नकी मोंगा नाम दिया गया है। यह न्यूजीलैंड के एगमोंट नेशनल पार्क में स्थित है। माओरी देशज लोग इसे अपना पूर्वज मानते हैं, इसलिए उनके लिए पवित्र पर्वत है। माओरी आओटेरोआ न्यूजीलैंड की स्थानिक एबोरिजिनल यानी मूलवासी, आदिवासी और देशज जनजाति है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 2014 में उरेवेरा फॉरेस्ट को लीगल पर्सनहुड का दर्जा प्रदान किया था। इस तरह किसी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को जीवन का अधिकार देने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पार्वती अग्र पक्षी अभ्यारण्य। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पार्वती अग्र रामसर साइट पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया। इसके विषय में जानते हैं। 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा करना। वर्ष 1982 से भारत रामसर कन्वेंशन का पक्षकार देश है। इसके विषय में जानेंगे। अवस्थिति तरबगंज तहसील जो कि उत्तर प्रदेश में। पारिस्थितिकी तंत्र, इस अभ्यारण्य में 2 गोखुर झीलें और ताजे जल की एक स्थायी आर्द्रभूमि अवस्थित है। गोखुर झील अर्धचंद्राकार झील होती है। इसका निर्माण तब होता है जब शरण और अवसादों के जमा होने से नदी विसर्प नदी के मुख्य प्रवाह से कट जाता है। इससे एक अलग जल निकाय का निर्माण होता है। इसे ही गोखुर झील कहते हैं। प्राप्त जैव विविधता तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड सफेद पुट्ठे वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध, एंडेंजर्ड इजिप्शियन गिद्ध आदि।
पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका तो पक्षियों के लिए बसेरा बनाने और प्रजनन हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र, भूजल पुनर्भरण में योगदान आदि। मुख्य खतरा है आक्रामक जलकुंभी से अन्य पादपों और जीव प्रजातियों को खतरा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। तो केंद्रीय बजट 2025 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है। 5 वर्षीय मिशन है। इसका उद्देश्य कपास की खेती की उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ावा देना और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की किस्मों का संवर्धन करना है। इसके विषय में जानते हैं। ये एक प्रीमियम कपास किस्म है। इसके रेशे की लंबाई 34.925 मिलीमीटर या इससे अधिक होती है। लगभग 10% कपास क्षेत्र में इस किस्म की खेती की जाती है। यह किस्म वैश्विक उत्पादन में 4% का योगदान देती है। प्रमुख उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, सूडान, भारत, पेरू, इजराइल, चीन आदि। प्रमुख ELS प्रकार तो पीमा संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू, इजराइल, गीजा मिस्र, सुविन व DCH32 भारत, बाराकात सूडान आदि। भारत में प्रमुख ELS उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हुलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य। तो हुलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित तेल अन्वेषण गतिविधियां स्थानीय वन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। अवस्थिति देखते हैं इसकी। यह असम के जोरहाट जिले में अवस्थित है। यह अपनी नॉन ह्यूमन प्राइमेट विविधता के लिए प्रसिद्ध है। वन तो सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। वनस्पति वन की ऊपरी कैनोपी में हुलोंग वृक्ष की प्रचुरता है। मध्य कैनोपी में नाहर की बहुतायत है। जीव जंतु यहाँ भारत के एकमात्र गिब्बन यानी हुलॉक गिब्बन और पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट बंगाल स्लो लोरिस पाए जाते हैं। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। फिर नेक्स्ट है वन की परिभाषा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक केंद्र और राज्यों को वन क्षेत्र कम करने वाला कोई भी कदम उठाने पर रोक लगा दी। यह निर्णय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में 2023 के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संदर्भ में लिया गया है। संशोधनों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उन्होंने लगभग 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि को वन के दायरे से बाहर कर दिया है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को TN गोदावर्मन तिरुमलपाद बनाम भारत संघवाद 1996 के फैसले में निर्धारित वन की परिभाषा का पालन करने का निर्देश दिया था। 1996 का निर्णय स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के बावजूद किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्रों को परिभाषित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सुर्खियों में राय स्थल है हमारा साउथ सूडान, राजधानी है जूबा। तो साउथ सूडान में तोप खाने पर बमबारी हुई। भौगोलिक अवस्थिति जानते हैं इसकी। तो यह एक स्थलरूप देश है। यह 2011 में अस्तित्व में आया था। यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। भूमि सीमाएं तो इसके उत्तर में सूडान, पूर्व में इथियोपिया, दक्षिण में केन्या, युगांडा व डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य स्थित है। अब यह एक प्रशासनिक क्षेत्र है जिस पर साउथ सूडान और सूडान दोनों द्वारा दावा किया गया है। भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट किनेटी। नील नदी प्रणाली तो व्हाइट नील नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। सड वेटलैंड्स सड व्हाइट नील नदी द्वारा निर्मित एक विशाल दलदल है। पारिस्थितिकी क्षेत्र तो पूर्वी सूडानी सवाना। ठीक है, ये बात की हमने साउथ सूडान की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।